Welcome back to the YouTube channel. We are discussing about resources and the development, and today we will discuss about the land resource and the soil resource. So our first topic is land resource. So land is a natural resource which is easily available everywhere. So land resource की importance क्या है? लैंड रिसोर्स का सबसे पहला इम्पोर्टेंस क्या है? इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट, दूसरा ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एंड सो ऑन. सो लैंड रिसोर्स इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. जितना ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है उतना ज़्यादा इसका मिसयूज़ भी हो रहा है. इन केस ऑफ प्लांट, इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इन केस ऑफ कम्युनिकेशन. सो फॉर द रिसोर्स, लैंड रिसोर्स, वी नीड अ प्रॉपर प्लानिंग, और ख़ासकर इस प्लानिंग को बहुत ज़्यादा क्रूशियल प्लानिंग, वी कैन से इट एज ए क्रूशियल प्लानिंग, बिकॉज इंडिया की लैंड भी इक्वली नहीं है, बहुत सारे रिलीफ फीचर्स हैं वहाँ पे. सो इसके केस में हमें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन रखना पड़ेगा. तो इंडिया के केस में अगर बात करें लैंड इन इंडिया, तो इंडिया में हमें क्या क्या देखने को मिलता है? प्लेट्यूज, प्लेन्स, माउंटेन्स. इसका परसेंटेज क्या है? सो इफ वी ड्रॉ अ सर्कल, uh, 30%, 47% and 27%, 43% and 27%. This is the land distribution in our country. So 43% is the 30% नहीं है. एक मिनट पॉज कीजिए तो. So this is a land distribution in our country where 30%, 43% is plateau, 30% is mountains, and 27% is plains. So this is the land distribution. So as we known as हमारे इंडिया को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, डेट इज़ पेनिनसुलर, एक्स्ट्रा पेनिनसुलर एंड दी माउंटेन एरियाज. सो इस बेसिस पे हमारा लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है. अब राइट नाउ इसी के बेसिस पे हमें अपने इंडिया का जो लैंड रिसोर्स है उसे प्लान करना है. अब लैंड को इसी बेसिस पे डिवाइड किया गया है, एंड द डिवीज़न इज, सबसे पहले लैंड को डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ कल्टीवेशन, कि कौन सा लैंड हमारे यूज़ में है, कल्टीवेशन के यूज़ में है, और कौन सा कल्टीवेशन के यूज़ में नहीं है. तो पहला है फॉरेस्ट. फॉरेस्ट एज वी ऑल नो डैट कि फॉरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और फॉरेस्ट ही है जो लैंड को बचा के रखा है. अगर वो फॉरेस्ट नहीं होता तो लैंड पूरा डिग्रेड हो चुका होता. सो फॉरेस्ट है जहाँ कल्टीवेशन होता है बट प्रॉपर कल्टीवेशन नहीं होता है, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्लांट एंड दी बायोस्फीयर, नेचुरल हैबिटेट. द सेकेंड इज जो अनकल्टिवेटेड है, जहाँ पे पेड़ पौधा नहीं है, जहाँ पे नहीं है, उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, डेट इज़ बैरन एंड वेस्ट. बैरन लैंड में सॉइल होता है, यहाँ पे बैरन और वेस्ट में स्लाइट डिफरेंस है. वेस्ट लैंड हम यूज़ नहीं कर सकते, इट इज़ ऑलमोस्ट वेस्ट. अब लैंड का कोई भी वेस्ट नहीं होता, उसमें हम बिल्डिंग्स बना सकते हैं, बट वेस्ट लैंड इज़ जिसमें हम किसी भी तरह का क्रॉप्स कल्टिवेट कर ही नहीं सकते हैं, आइदर वी वांट टू.
और बैरन लैंड वो होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा हवा चल रही हो या फिर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा हो. वी कैन नॉट, द कैपेसिटी ऑफ द सॉइल इन द बैरन लैंड इज़ नॉट होल्डिंग, वो होल्ड करके नहीं रख सकता प्लांट्स को. इट इज़ ऑल्सो अ वेस्ट, यहाँ पे कल्टिवेशन नहीं होता. तो इट इज़ कल्टिवेशन के पार्ट पे पहले फॉरेस्ट हो गया और अनकल्टिवेटेड के पार्ट पे बैरन हो गया एंड वेस्ट हो गया. द सेकेंड इज ग्रेजिंग लैंड. ये भी अदर कल्टिवेटेड अनकल्टिवेटेड पार्ट्स में ही आता है. ग्रेजिंग लैंड वो होता है जो लैंड छोड़ा जाता है जानवरों को चराने के लिए, उसके खाना खाने के लिए. वहाँ के प्लांट्स तो होते हैं बट प्रॉपर कल्टिवेटेड नहीं होते हैं, और जो प्लांट्स होते हैं, बुशेस होते हैं, वो जानवरों के लिए छोड़ा जाता है ताकि वो उसको ग्रेज कर सके. और इवन ग्रेजिंग लैंड को फर्टाइल बनाता है, बट ओवर ग्रेजिंग एट द सेम टाइम लैंड को इनफर्टाइल कर देता है. द थर्ड वन इज फेलो लैंड. अब ये क्या होता है? फेलो लैंड वो होता है जहाँ पर कल्टीवेशन छोड़ दिया गया हो. कल्टीवेशन तो हुआ हो, लैंड कल्टीवेशन के लिए प्रॉपर हो, बट कल्टीवेशन वहाँ पे छोड़ दिया गया हो. 1 साल से कल्टीवेटेड नहीं हुआ हो, 5 साल से कल्टीवेशन नहीं हुआ हो, पर फर्दर चाहे तो हम कल्टीवेटेड कर सकते हैं. तो दिस इज लेफ्ट कल्टीवेटेड लैंड. Now the fifth one is net sown एरिया. नेट सोन एरिया जहाँ पे एक लैंड में हम बहुत बार कल्टीवेशन करते हैं. जब हम किसी भी कल्टीवेशन करते हैं, किसी भी फार्मर या कोई भी जब अपने लैंड का कल्टीवेशन करता है तो उसका एक प्रॉपर प्लानिंग होता है कि इस ईयर में या इस साल में, इस मंथ में हम ये प्लान करेंगे, फिर उसके बाद ये प्लान करेंगे, उसके बाद हम रेस्ट भी देंगे लैंड को. बट इस तरह यहाँ पे नेट सोन एरिया वो होता है, मतलब बेसिकली ये लैंड उसी के एरिया में आता है जहाँ जिसको फार्मर्स के एरिया में आता है, जहाँ पे एक साल में बहुत बार कल्टीवेशन होता है. दैट इज़ नेट सोन एरिया. अब पढ़ेंगे लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया. इंडिया में लैंड यूज पैटर्न कैसे होता है? किसी भी लैंड यूज के पैटर्न, जब हम पैटर्न डिसाइड करते हैं कि इस लैंड को हम कैसे यूज़ करेंगे, उसके लिए प्लान करते हैं कि लैंड रिसोर्स को कैसे यूज़ करेंगे, तब कुछ चीज़ों को हम रखते हैं सामने, जैसे कि लैंड की टोपोग्राफी. टोपोग्राफी इज़ द व्यू जो हम वर्टिकली किसी लैंड पे देखते हैं, उसके हाइट्स, उसके लोज को मिलाकर टोपोग्राफी कहते हैं. द सेकेंड इज क्लाइमेटिक कंडीशन. क्लाइमेटिक कंडीशन कि जिस एरिया को हमें प्लान करना है लैंड, आखिर उसका क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है. अब ग्लेशियर पे जाकर हम लैंड को कल्टीवेट करने का तो नहीं सोच सकते, बिकॉज वो पूरा स्नोई होता है, कोई फ़ायदा नहीं होगा, वहाँ पे प्लांट होगा नहीं. द थर्ड वन इज़ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज़ ह्यूमन फैक्टर्स. ह्यूमन फैक्टर से ये चीज़ें होती है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा अगर फार्मर्स है या फिर बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग एनिमल्स है वहाँ पर जो फार्मर्स ओन करते हैं, तो वो लैंड को बहुत डिस्ट्रॉय कर देंगे. हमें उनके अकॉर्डिंग ही अपने लैंड को यूज़ करने का पैटर्न डिसाइड करना होगा, ताकि उन्हें भी तकलीफ ना हो और हमारा भी फ़ायदा हो. और भी ह्यूमन के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि पोल्यूशन, लैंड वेस्ट क्या, हाउस होल्ड वेस्ट. जब लैंड के डिग्रेडेशन की बात करेंगे तो उसमें हाउस होल्ड वेस्ट या वेस्ट मैनेजमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू फोकस. क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कुछ प्रॉब्लमेटिक है तो वो वेस्ट है, क्योंकि वेस्ट का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है. वेस्ट है, वेस्ट की तरह यूज़ हो रहा है, और उसके बाद वो और फर्दर वेस्ट ही इंक्रीज़ करते जा रहा है. लैंड फिलिंग कर देते हैं लोग कि वेस्ट आया उसको लैंड फिलिंग कर दो. तो लैंड फिलिंग करने से क्या होगा? लैंड फिलिंग करने से भी तो वेस्ट होगा ना. क्या वेस्ट होगा? लैंड वेस्ट होगा. सो ह्यूमन फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है.
ह्यूमन फैक्टर्स में एक और टर्म आता है, दैट इज़ पॉपुलेशन। बहुत ज़्यादा डेंसिटी है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पे, तो भी उसके यूज़ करने का पैटर्न चेंज हो जाएगा। हम लैंड के यूज़ करने का पैटर्न चेंज हो जाएगा अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होगा। पॉपुलेशन में भी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगा, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। नाउ दैट ह्यूमन फैक्टर्स टू डील हो गया। सो हाउ डज क्लाइमेटिक कंडीशन अफेक्ट द पैटर्न? क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन से डायरेक्ट रिलेशन है हमारा सॉइल का। इसके बाद सॉइल रिसोर्स पढ़ेंगे तो उस पर ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, बट क्लाइमेटिक कंडीशन का बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है सॉइल का, क्योंकि ये अगर यही फैक्टर डिसाइड करता है कि व्हाट काइंड ऑफ सॉइल वी आर गोइंग टू फाइंड देयर। एंड टोपोग्राफी तो है ही, क्योंकि टोपोग्राफी बहुत मेजर रोल प्ले करता है क्रॉप प्रोडक्शन में, क्रॉप की प्लानिंग में, कि हम किस तरह क्रॉप को प्लान करेंगे, वो उसकी टोपोग्राफी ही डील करती है। So these are the basic factors that we consider during the land pattern, deciding the pattern of land use in India. And यार एक और important चीज़ है soil types, आगे डील करेंगे इसको। soil types, there are various type of soils found in different type of region in our country, और उसके अलग अलग फैक्टर से वहाँ अलग अलग तरह के क्रॉप्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। इतना तो पता है कि हर सॉइल में हर चीज़ें नहीं कल्टिवेशन होती, हर चीज़ें का प्रोडक्शन नहीं होता है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसके हिसाब से लैंड अपना पैटर्न डिसाइड करें। नाउ लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन। अब इतने देर में तो ये तो बता चुके हैं कि लैंड डिग्रेडेशन एक्चुअली होता क्या है, लैंड डिग्रेडेशन कैसे होता है, फिर भी पॉइंट्स लिख देते हैं। लैंड डिग्रेडेशन का मेजर काउज है डिफॉरेस्टेशन। The second one is waste treatment. Pollution, overgrazing, so first we talk about the deforestation. Deforestation कैसे important है? एक्चुअली सबसे इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, प्लांट्स को हटाना, रिमूवल ऑफ प्लांट, डिस्ट्रॉइंग प्लांट्स इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। जब हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो प्लांट बचेगा ही नहीं, प्लांट तो खैर बचेगा ही नहीं, सॉइल बचेगा ही नहीं, लैंड को हम हटाएंगे, लैंड भी डिग्रेड होता चला जाएगा विद द डिफॉरेस्टेशन। हम प्लांट्स आर द मेजर फैक्टर्स विच होल्ड्स सॉइल, और जब तक सॉइल नहीं रहेगा वो लैंड तो डिग्रेड होगा ही। वेस्ट ट्रीटमेंट, एज आई हैव डिस्कस, वेस्ट ट्रीटमेंट क्या होता है, लोग जब भी खासकर मेडिकल वेस्ट रेडियो एक्टिव भी होते हैं, बहुत सारी उसमें चीज़ें होती हैं, लेकिन उसको यूज़ करने के लिए लोग क्या करते हैं, सबसे बेस्ट लैंडफिल कर देते हैं, बट लैंडफिल करते टाइम ये भूल जाते हैं कि उससे लैंड डिग्रेड हो रहा है, एंड वी आर डिस्ट्रॉइंग द क्वालिटी ऑफ द लैंड एज वेल एज द सॉइल। Pollution itself include land pollution, but as well as water pollution. Water is also a very important factor in terms of pollution, because जो फर्टिलाइज़र्स हम यूज़ कर रहे हैं, इवन वो भी बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा मेन प्रोडक्ट है जो लैंड डिग्रेड करता है, बिकॉज कुछ, और सबसे ज़्यादा वो रिवर पोल्यूट भी करता है। ओवरग्रेजिंग इज़ ऑल्सो, ओवरग्रेजिंग से अल्टीमेटली होता क्या है, डिफॉरेस्टेशन होता है, एंड डिफॉरेस्टेशन के बाद अल्टीमेटली लैंड डिग्रेडेशन होता है। तो अब इसको कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं? अब क्योंकि डिफॉरेस्टेशन सबसे मेन कॉज है, तो कंजर्वेशन का सबसे मेन कॉज एफॉरेस्टेशन होगा। जितना ज़्यादा पेड़ लगाओ, लैंड भी बचेगा एंड सॉइल भी बचेगा। प्रॉपर मैनेजमेंट, एंड व्हाट इज़ प्रॉपर मैनेजमेंट? तो प्रॉपर मैनेजमेंट है क्रॉप्स का। जब सॉइल पे डील करेंगे ना, तो प्रॉपर मैनेजमेंट पे प्रॉपर डील करेंगे, बट प्रॉपर मैनेजमेंट है सॉइल का, किस सॉइल में किस तरह का क्रॉप्स लगाएंगे, किस तरीके से क्रॉप्स लगाएंगे, इससे हम लैंड बचा सकते हैं। थर्ड वन इज प्रॉपर ट्रीटमेंट
ऑफ वेस्ट। अब मैंने तो कह दिया कि वेस्ट को लैंडफिल कर रहे हैं, लैंड डिग्रेड कर रहे हैं, तो करे क्या वेस्ट का? बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट, तो प्रॉपर ट्रीटमेंट है क्या? हर वेस्ट हर चीज़ के लिए बुरा नहीं होता है, लैंडफिल हर चीज़ के लिए बुरा नहीं होता है। हम बायोडिग्रेडेबल सामान को लैंडफिल कर सकते हैं, पर नॉन बायोडिग्रेडेबल को नहीं करना चाहिए। नॉन बायोडिग्रेडेबल के लिए अलग चीज़ें हैं जिसके यूज़ करना चाहिए। दैट प्रॉपर प्लानिंग कैन हेल्प अस इन द कंजर्वेशन ऑफ लैंड एंड mining. Mining is also a very important term that degrade land over mining. जहाँ झारखंड वगैरह में बहुत ज़्यादा माइनिंग होती है, वहाँ का लैंड बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, क्योंकि वहाँ पे जो भी रिसोर्सेज है, मिनरल है, उनको निकालने के लिए लोग माइनिंग करे जा रहे, फैक्ट्रीज लगाए जा रहे हैं, पर ये भूल जा रहे हैं कि लैंड डिग्रेड हो रही है। सो माइनिंग करनी चाहिए, ऑब्वियसली रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट है, माइनिंग होगी, बट ज़रूरी है कि हम एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ माइनिंग करें और ओवर माइन ना करें। जहाँ पे है उसको रेस्ट भी दें, लैंड की क्वालिटी को ध्यान में रखें। And yeah, the last one but not the least one, soil pollution. सॉइल पोल्यूशन और लैंड पोल्यूशन बहुत डिफरेंट नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है पर बहुत डिफरेंट नहीं है, क्योंकि सॉइल अल्टीमेटली लैंड में ही तो पाया जाता है और लैंड इज़ कंपोज्ड ऑफ सॉइल्स ओनली। सो सॉइल पोल्यूशन जब होगा तो अल्टीमेटली लैंड डिग्रेड होगा ही, बट द डिफरेंस इज कि लैंड कंटेन्स रॉकी पार्ट्स टू विच डज नॉट कंटेन सॉइल। और जब हम रॉकी पार्ट्स पे भी माइनिंग करेंगे जहाँ पे सॉइल पोल्यूशन नहीं होगा, वहाँ पे लैंड पोल्यूशन होगा। सो देयर इज़ अ बेसिक डिफरेंस ऑन द सॉइल पोल्यूशन एंड दी लैंड पोल्यूशन, बिकॉज सॉइल हमारा माउंटेन प्लेट्यू नहीं कवर करता, बट हमारा लैंड है जो सारा कवर करता है। So this is about the resources on land, their development, their degradation and their conservation, and we should be concerned about it because it is degrading day by day. So now this is all about the land resource, and the next topic is our soil resource. तो जब लैंड के रिसोर्स के बारे में पढ़ लिए तो सॉइल तो रिसोर्स है ही। अब बहुत स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ सॉइल। व्हाट इज़ सॉइल? ब्लू मार्क कर दीजिए, दोनों ब्लैक ही है। सो लैंड रिसोर्स के बारे में बात कर लिए तो इटसेल्फ सॉइल इज़ अ रिसोर्स, एज वी ऑल ऑफ नो कि सॉइल तो रिसोर्स है ही। तो अब स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि आखिर सॉइल है क्या। सॉइल एक्चुअली कुछ नहीं है, सॉइल इज द फाइन पार्टिकल्स ऑफ द रॉक ओनली। फाइन पार्टिकल्स ऑफ रॉक। जब रॉक टूटता है और पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज कंसिडर्ड एज ए सॉइल। कहाँ पाया जाता है? अपर लेयर ऑफ द क्रस्ट। कैसे बनता है? बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। आखिर इसमें पाया क्या जाता है? दैट इज मिनरल्स, सैंड, सिल्ट, क्ले। अब इतने सारा जो नाम लिखे हैं वो है क्या बता रही हूँ। सो फाइन पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स, आई डील दैट अपर लेयर ऑफ द क्रस्ट। क्रस्ट के जो हमारा अर्थ का क्रस्ट है, दैट इज क्रस्ट के अपर लेयर पे पाया जाता है, ठीक है। या एंड इट इज सपोर्ट्स support plant life. This is soil who supports plant life. अगर अर्थ पे सॉइल ना हो ना तो प्लांट भी नहीं होगा। सो मान लो ये अर्थ का क्रस्ट है, इसके नीचे मैंटल है एंड देन कोर। तो ये जो क्रस्ट है इसके अपर लेयर पे दिस इज द सॉइल पार्टिकल्स वेयर सपोर्ट प्लांट्स। ये हो गया। बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। बनता कैसे है? वेदरिंग क्या है? वेदरिंग इज द प्रोसेस जो पत्थर टूटता है बाय द एक्शन ऑफ फिजिकल एक्शन ऑफ विंड, रिवर
एंड जो भी नेचर वाइज टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ या जो भी उसकी वजह से जब पत्थर टूटता है दैट इज़ नोन एज वेदरिंग। सो मान लो यहाँ पे पत्थर है बड़ा सा और हवा चल रही है और ये इसको ब्रेक कर रहा है, तो ये जो पाउडर फॉर्म टूटेगा, इस टूटने के प्रोसेस को कहते हैं वेदरिंग। हाँ, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम पत्थर को हथौड़ा से मार के तोड़ देंगे तो वो वेदरिंग नहीं कहलाएगा, और उससे बना हुआ को हम सॉइल तो भरे कह दें बट वो वेदरिंग नहीं होगा। बाय द नेचुरल एजेंट्स लाइक विंड एंड वाटर इज कंसिडर्ड टू बी सॉइल। वेदरिंग और भी बहुत तरीके से हो सकती है, जैसे कि ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई कंडीशंस ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन। जैसे कि एक प्रोसेस बता रहे हैं, पत्थर है, बारिश हुई, इसमें क्रैक्स हैं, पानी जमा, धूप हुई, और ठंड हुई, ये बर्फ़ बन गया तो पानी की एक बिहेवियर है दैट ऑन फ्रीजिंग इट एक्सपैंड्स, तो ये एक्सपैंड करेगा तो ये पत्थर को भी एक्सपैंड करवाएगा। उसके बाद जब गर्मी होगी ये वापस अपने स्टेट में आ जाएगा पानी, तब दैट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ रॉक मेड देम टू ब्रेक एंड दैट कन्वर्ट्स इनटू द सॉइल एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज वेदरिंग। वेदरिंग हो गया। मिनरल, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। अब रॉक्स आर कंपोज्ड ऑफ मिनरल्स ओनली, तो जब सॉइल बनेगा तो उसमें मिनरल्स होंगे ही। मिनरल्स क्या हो सकता है? मिनरल्स बहुत चीज़ हो सकती है, लाइक क्वार्ट्ज, फेल्सपार, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिनरल हो सकती हैं। नेक्स्ट सैंड, सिल्ट और क्ले क्या है? सैंड, सिल्ट और क्ले है एक्चुअली सॉइल के पार्टिकल्स। सॉइल के पार्टिकल्स जब थोड़े बड़े हों दैट इज सैंड, और छोटे होंगे दैट इज सिल्ट, एंड सबसे छोटे होंगे दैट इज क्ले। तो दे आर कंपोज्ड ऑफ दीज। नाउ सपोर्ट प्लांट लाइफ, द बायोस्फीयर इज ऑल अबाउट द सॉइल एंड सपोर्ट्स प्लांट्स लाइफ ओनली। सो दीज आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल. Now we'll deal with the layers of the soil. Soil is not as uniform in nature. जैसे अर्थ के होते हैं ना क्रस्ट, मैंटल, कोर, वैसे ही सॉइल के भी सब डिविजन्स है. उस डिविजन्स को हम लोग कहते हैं हॉरिजन्स. व्हाट हॉरिजन्स? अच्छा, जैसे सॉइल का क्या होता है, तो इसको कहते हैं हम लोग हॉरिजन्स. एंड दिस हॉरिजन इज ऑल्सो कॉल्ड एज layers. A, B, C and R. And this is the topsoil, subsoil, substratum and bedrock. bedrock में क्या होता है, हमें बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं. दिस इज़ नॉट सॉइल बट दिस इज़ द पैरेंट रॉक. यहीं से सब कुछ ऑरिजिनेट होता है. सो दिस इज एक्सक्यूज मी, दिस इज बेड रॉक. एंड नाउ विल कंसिडर सबस्ट्रैटम. सबस्ट्रैटम में क्या है, थोड़े बड़े पार्टिकल्स हैं. एंड दिस इज कंसिडर्ड एज थोड़े से छोटे. एंड दिस इज फाइनल. इसमें क्या होता है, इसमें होता है ग्रेवल. इसमें तो बड़े बड़े रॉक पीसेस हैं. एंड दिस इज सैंड, सिल्ट एंड क्ले, जितना भी है सब कुछ. अब इसमें से कौन सा सपोर्ट करेगा प्लांट को? ओनली वन. प्लांट सिर्फ इसमें ही पाए जाएंगे. प्लांट एक्चुअली सिर्फ यहाँ पे पाए जाते हैं. बहुत कम होते हैं जो यहाँ तक पहुँचते हैं, जो बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं जिनके रूट्स यहाँ तक पहुँचते हैं, अदरवाइज कुछ भी नहीं. द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज ग्राउंड वाटर कौन रिजर्व करता है? सी. ग्राउंड वाटर ये रिजर्व करता है. ये क्यों नहीं रिजर्व करता है? बिकॉज ग्राउंड वाटर यहाँ से यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता है. यहाँ पे ग्राउंड वाटर को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए दे नीड फॉल्ट, दे नीड एनी टाइप ऑफ सीपेज. एंड क्योंकि ये बहुत रॉकी है तो यहाँ पे कोई सीपेज नहीं है, तो ग्राउंड वाटर यहीं पर रहता है. यहाँ पे क्या पाया जाता है? तो यहाँ पे पाया जाता है मिनरल्स.
बिकॉज जब पानी ऊपर से नीचे तक आता है तो सारा मिनरल यहाँ कंसीडर हो जाता है, पानी यहाँ रह जाता है और यहाँ तो हमारा सिर्फ पत्थर है. सो डैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल. होरिजन A, B, C एंड R. अब बात करेंगे कि सॉइल के टाइप्स कौन कौन से हैं. तो सॉइल का टाइप्स है एलुवियल, नाम लिख दे रहे हूँ पहले, फिर एक एक करके डील करेंगे. सेकेंड इज ब्लैक, थर्ड वन इज रेड और येलो, फोर्थ वन इज लैटेराइट सॉइल, फिफ्थ वन इज एरिड, and the sixth one is forest और mountainous soil. अब ये एक ना बहुत ही बेटर डिवीज़न है, क्योंकि सॉइल का डिवीज़न ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज भी होता है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पार्टिकल्स भी होता है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर भी होता है, ऑन द बेसिस ऑफ जहाँ पे पाया जाता है जोग्राफिकल एरिया भी होता है. बट ये है जहाँ पे सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा. इट इज़ अ शॉर्ट ऑफ सब कुछ. सो एक इससे पहले एक छोटा सा डिवीज़न है वो बता देते हैं, उसके बाद फिर ये इस पे डील करेंगे एक एक करके. बाकी सब तो इसमें कंसीडर हो जाएगा. एक ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज और कॉम्पोजिशन के बेसिस पे एक डिवीज़न है वो बता देती हूँ. तो डैट इज़ sandy soil, clayey soil and loamy soil. डिफरेंस क्या है? सैंडी सॉइल सैंड पार्टिकल से बना होगा, उसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा होंगे जो पानी को होल्ड नहीं कर पाएंगे, वेदरिंग पे बहुत ज़्यादा इरोड हो जाएंगे. क्ले सॉइल जो क्ले पार्टिकल से बने होंगे. तो लोमी क्या बचा? जो सिल्ट से बना होगा? नहीं, जो सिल्ट प्लस क्ले दोनों से बना होता है. इन सब में बेटर कौन सा है? लोमी. सबसे ज़्यादा बेटर यही है फॉर द प्लांट ग्रोथ, बिकॉज यहाँ पे सिल्ट है, क्ले है, दोनों है. अब सैंड क्यों नहीं है बढ़िया? क्योंकि सैंड पानी होल्ड ही नहीं कर सकता है. पानी वो बहुत बड़े पार्टिकल्स होते हैं, उसमें एयर गैप्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो पानी होल्ड नहीं करता है, पानी को जाने दे देता है, तो प्लांट को सपोर्ट नहीं करता है. क्ले क्या है? क्ले बहुत ज़्यादा पानी को होल्ड करता है. एक्चुअली पानी इस पर चिपक जाता है, वो उसमें जितना पानी डालो वो छोड़ता ही नहीं है पानी को, तो इसलिए यहाँ पे प्लांट लाइफ सपोर्ट नहीं करता है. तो लोमी सॉइल है जहाँ पे दोनों प्लांट लाइफ अच्छे से सपोर्ट करता है. अब बात करते हैं उसके डिवीज़न पे. बात करते हैं एलुवियल सॉइल की. एलुवियल सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात आते हैं तो ये मोस्ट फर्टाइल अमंग्स्ट द ऑल. कहाँ किससे डिपॉजिट होता है? डिपॉजिटेड बाय रिवर्स. अब क्योंकि ये रिवर से डिपॉजिट होता है इसीलिए मोस्ट फर्टाइल है, क्योंकि जब रिवर आ रही है माउंटेन से तो बहुत सारे हर्ब्स लेकर आती है, और जब वो डिपॉजिट करती है तो अपना सारा फर्टिलिटी वहीं पे डिपॉजिट करके चल जाती है, इसलिए बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है. अब ये पाया कहाँ जाता है? प्लेन्स पे. प्लेन्स वाला एरिया इन बिहार एंड नदर्न ईस्टर्न वाले एरिया में ये पाया जाता है. इस पे होता क्या है? तो इस पे होता है सिल्ट. लोमी कह सकते हैं इसको, सिल्ट क्ले लिखने से अच्छा लोमी लिख देते हैं. ये सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. अब इसका एक डिवीज़न है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज. जब रिवर्स माउंटेन से रिवर आती है तो वो धीरे धीरे पुरानी होती जाती है. तो जब पहले जब ओल्ड एलुवियल होता है, दैट ओल्ड एलुवियल इज नोन एज बांगर, एंड द न्यू एलुवियल
इज़ नोन एज खादर। अब ये अमंगस्ट ऑल द सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, बट इन दोनों में फर्टाइल क्या है, ये ज़्यादा फर्टाइल है। क्यों ज़्यादा फर्टाइल है? क्योंकि इसके कंपैरिजन में, सबके कंपैरिजन में नहीं, इसके कंपैरिजन में यहाँ पे कोर्स पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें कौन सा खेती हो सकता है। तो इसमें हम लोग की खेती हो सकती है पल्सेस, सीरियल्स, बीट्स एटसेट्रा। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट अबाउट एलिवल सॉइल। अब बात करेंगे ब्लैक सॉइल के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ब्लैक सॉइल ब्लैक क्यों है। ब्लैक सॉइल ब्लैक इसका नाम इसलिए पड़ा है बिकॉज ये डार्क होता है कलर में। वोल्केनिक इरप्शन से जो पत्थर निकलते हैं एंड वोल्केनिक इरप्शन से उसके बाद जो सॉइल बनते हैं उस सॉइल को कहते हैं ब्लैक सॉइल, क्योंकि वो डार्क होते हैं, इसलिए इसे ब्लैक सॉइल कहा जाता है। तो बनते किस लिए हैं? वोल्केनिक इरप्शन से। मेजरली कहाँ पाए जाते हैं? डेक्कन ट्रैप्स में। साउथ के साइड है डेक्कन ट्रैप, वहाँ पे बसॉल्ट है, वहाँ पे पाया जाता है। बसॉल्ट फ्लो है, वोल्केनिज्म से बसॉल्ट का बहुत ज़्यादा फ्लो है, वहाँ पे ब्लैक सॉइल पाया जाता है। सो हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ब्लैक सॉइल की, इसमें कॉटन की खेती होती है। कॉटन की खेती के लिए ही इम्पॉर्टेंट है ब्लैक सॉइल। कहाँ कहाँ फर्दर मिलता है? देन एमपी, महाराष्ट्र और साउथ के साइड, सो इटिसिटी, इतना इस जगहों पे मिलते हैं। हाँ, इसके एक और चीज़ की बात करें तो ये क्लेई होता है बहुत ज़्यादा, इसीलिए बहुत ज़्यादा ग्रोथ प्लांट का नहीं होता है, कॉटन का होता है, बिकॉज डिफरेंट क्रॉप्स नीड्स डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल। तो कॉटन क्लेई में आता है, इसलिए वो ब्लैक सॉइल में आता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज रेड एंड येलो सॉइल। थर्ड वन इज रेड एंड येलो सॉइल। अगेन एक्सक्यूज मी, अगेन इसका नाम रेड क्यों पड़ा? ड्यू टू आयरन कंटेंट। इस सॉइल में आयरन बहुत ज़्यादा होता है, दैट्स वाई रेडिश इन कलर होता है। येलो क्यों पड़ा? जब ये हाइड्रेटेड हो जाता है तब वो येलो दिखने लगता है, दैट्स वाई इसको येलो सॉइल कहते हैं। ठीक है, इग्नियस रॉक के ऊपर ये ज़्यादा पाया जाता है। इग्नियस रॉक्स क्या है? 3 तरह के रॉक्स होते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। तो इग्नियस रॉक वो होता है जो डायरेक्ट प्राइमरी रॉक होता है और अर्थ क्रस्ट में बनता है, इस पर फर्दर मॉडिफिकेशन होता है तो वो मेटामॉर्फिक बन जाता है। तो इग्नियस इज द प्राइमरी रॉक दैट इज फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। कहाँ पाया जाता है? ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न पार्ट्स। So this is about red and yellow soil. Now we'll talk about laterite soil. Oops. लैटेराइट सॉइल। लैटेराइट सॉइल का नाम लैटेराइट क्यों पड़ा? फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर मीन्स brick. So laterite soil is composed of the Latin word later which means brick.
ये एसिडिक होता है नेचर में, वेरी मच एसिडिक होता है, इसका pH बहुत हाई होता है, ये प्लांट ग्रोथ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता है बिकॉज एसिडिक है, बट इसमें बहुत ज़्यादा वर्क करके इरिगेशन कर कर हम इसे बना देते हैं सूटेबल। और ये लैटेराइट सॉइल जब हम किसी पत्थर को जस्ट तोड़ कर बनाते हैं ना, फ्रेश सॉइल, दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी एज लैटेराइट सॉइल। सो इसलिए इसको कहा जाता है कि लैटेराइट सॉइल इज़ फॉर्म बाय द वेट एंड ड्राई ऑल्टरनेटिव्स ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन। वेट एंड ड्राई कंडीशंस। लैटेराइट सॉइल डेसिडियस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट को बहुत सपोर्ट करता है। हाँ, एक और चीज़ है इसमें ह्यूमस कंटेंट होता भी है और नहीं भी होता है। तो अगर जहाँ पे वेजिटेशन है या फिर कह लीजिए जहाँ पे ह्यूमस है वहाँ पे वेजिटेशन होगा, जहाँ पे वेजिटेशन है वहाँ पे ह्यूमस होगा, और जो एरिया बहुत वेजिटेटेड नहीं है वहाँ पे ह्यूमस कंटेंट भी नहीं होगा। तो जहाँ पे वेजिटेशन है यहाँ पे ह्यूमस कंटेंट होगा। अब ह्यूमस क्या होता है? तो ह्यूमस इज द डेड एंड डिकेड प्लांट ऑर्गेनिक मैटर विच इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। तो लैटेराइट हो गया, 2 बचा है अभी। ज़्यादा ये सारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5th वन इज एरिड सॉइल। अब एरिड से ही पता चल रहा है, इसको डेजर्ट सॉइल भी कहते हैं। जो डेजर्ट में पाया जाता है दैट इज एरिड। सैंडी होता है नेचर, ईजिली इरोड हो जाता है, प्लांट लाइफ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता है। मच प्लांट लाइफ बिकॉज अगर इस पर बहुत ज़्यादा इरिगेशन किया जाए, इस पर थोड़ा क्ले मिनरल्स मिलाया जाए और बहुत ज़्यादा इस पर मेहनत की जाए तो ये हो सकता है, बट एज इट इज़ ये प्लांट लाइफ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता है। कहाँ पाया जाएगा? इतने सारे की बात तो राजस्थान, जितना भी डिज़र्ट इलाका है वहाँ पे पाया जाएगा। ठीक है। और बेसिकली ये रेड एंड येलो कलर में होता है, दैट इज़ कॉमन, रेड एंड ब्राउन कलर में। नेक्स्ट वन इज माउंटेनस सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल। माउंटेनस सॉइल क्यों कहते हैं? कि फॉरेस्ट वहीं पे मिलता है जहाँ पे माउंटेन होता है। क्यों होता है? क्योंकि जहाँ पे माउंटेन होता है वह बहुत ज़्यादा बारिश होती है, पानी होता है, रिवर होता है, बहुत अच्छा कंडीशन होता है टू फॉर द ग्रोथ ऑफ द फॉरेस्ट। दैट्स वाई जहाँ पे माउंटेन होता है वहाँ पे फॉरेस्ट मिलता है, इसलिए इसको कहते हैं माउंटेनस सॉइल। तो ये कहाँ पे मिलेगा? हिली रीजन्स में, हिमालयन रीजन्स में। ये प्लांट लाइफ सपोर्ट करेगा ऑब्वियसली। फॉरेस्ट सॉइल कह रहे हो तो प्लांट लाइफ तो सपोर्ट करेगा ही। फर्टाइल होता है, यस फर्टाइल होता है। क्या कंटेन करता है? लोमी होता है। सो दैट्स इट अबाउट फॉरेस्ट सॉइल। नाउ वी आर एट द एंड ऑफ द चैप्टर and the last topic, that is erosion and conservation of soil. सॉइल इरोड कैसे होता है और हम उसे कंजर्व कैसे कर सकते हैं। सो इतने की बात तो पता चल गया कि सॉइल इज द लूज पार्टिकल्स। इरोड कैसे होगा? तो सबसे पहले ये इरोड होता है बाय नेचुरल एजेंट्स लाइक रिवर, विंड, टेक्टोनिज्म, इडीसी। रिवर के जैसे रिवर, विंड एंड टेक्टोनिज्म दैट आर नेचुरल एजेंट्स, इसकी वजह से इरोड होगा। तो रिवर की वजह से कैसे इरोड होगा?
जब रिवर आ रही है जहाँ पे सॉइल है, तो रिवर अपने साथ जब बहेगी तो सॉइल को लेके बह जाएगी, बशर्ते वो सॉइल बैरन होना चाहिए। अगर सॉइल पे प्लांट्स है तो नहीं बह पाएगा, लेकिन अगर सॉइल पे प्लांट्स नहीं है तो रिवर उसको वॉश अवे कर देगी, तो वो बर्बाद हो जाएगी। विंड, फॉर द सेम फैक्टर, विंड हवा चलेगी तो सॉइल उसके साथ चला जाएगा और इरोजन हो जाएगा, तो दैट इज़ टुगेदर नोन एज इरोजन। टेक्टोनिज्म, जब अर्थक्वेक्स होगा या फिर कुछ भी होगा तो ऑब्वियसली लैंड डिस्टर्ब होगा, लैंड डिस्टर्ब होगा, सॉइल डिस्टर्ब होगा, सॉइल डिस्टर्ब होगा तो सॉइल डिग्रेड होगा। सो इट इज़ ऑल्सो मेजर, इट इज़ ओनली द मेजर कॉज ऑफ इरोजन। द सेकेंड इज़ ह्यूमन फैक्टर, ऑब्वियसली ह्यूमन के बिना कुछ भी नहीं होता है, सो ह्यूमन फैक्टर। व्हाट डज ह्यूमन फैक्टर इंक्लूड? द सेम ह्यूमन फैक्टर, तो ह्यूमन फैक्टर में क्या होगा? ओवरग्रेजिंग। हालांकि ये ह्यूमन तो नहीं कर रहा है पर करवा ह्यूमन ही रहा है, सो ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग ड्यू ऑफ पीपल, ये कैटल लीड्स टू सॉइल डिग्रेडेशन, सॉइल इरोजन। डंपिंग वेस्ट, वेस्ट डंप करके भी सॉइल को इरोड किया जा रहा है। सेकेंड थिंग जो समझने की ज़रूरत है, दैट इज़ रॉन्ग चॉइस ऑफ कल्टीवेशन। अब जैसे कि मैंने पढ़ा कॉटन है ब्लैक सॉइल में होता है, क्ले सॉइल में होता है। अब हमको चाहिए नहीं, हम उसको सैंडी सॉइल में ही कराएंगे, तो what are we doing? We are doing just wastage of what? Wastage of our time, money, and even sandy soil is good for something else. Try to do that now. Why do waste this soil? So wrong choice of cultivation also leads to this soil erosion. So this is about soil erosion. और भी बहुत सारे है जो लैंड फैक्टर्स है, वो सारे फैक्टर्स इसमें आते हैं। That is एक मिनट पॉज कीजिएगा। ह्यूमन फैक्टर, तो ह्यूमन फैक्टर में क्या होगा? ओवरग्रेजिंग। हालांकि ये ह्यूमन तो नहीं कर रहा है पर करवा ह्यूमन ही रहा है, सो ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग ड्यू ऑफ पीपल, ये कैटल लीड्स टू सॉइल डिग्रेडेशन, सॉइल इरोजन। डंपिंग वेस्ट, वेस्ट डंप करके भी सॉइल को इरोड किया जा रहा है। सेकेंड थिंग जो समझने की ज़रूरत है, दैट इज़ रॉन्ग चॉइस ऑफ कल्टीवेशन। अब जैसे कि मैंने पढ़ा कॉटन है ब्लैक सॉइल में होता है, क्ले सॉइल में होता है। अब हमको चाहिए नहीं, हम उसको सैंडी सॉइल में ही कराएंगे, तो what are we doing? We are doing just wastage of what? Wastage of our time, money, and even sandy soil is good for something else. Try to do that now. Why do waste this soil? So wrong choice of cultivation also leads to this soil erosion. So this is about soil erosion. और भी बहुत सारे है जो लैंड फैक्टर्स है, वो सारे फैक्टर्स इसमें आते हैं। That is एक मिनट पॉज कीजिएगा।